नमस्कार दोस्तों। भारत एक बलात्कारी देश है, भारत एक आतंकवादी देश है और भारत एक हिंसक देश है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका कह रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और उसने कहा है भारत मत जाइए। यदि भारत जाते हैं तो वहां अकेले मत घूमिए, महिलाएं तो खासकर ना घूमें, क्योंकि भारत के अंदर महिलाओं के साथ रेप हो जाएगा, भारत के अंदर लिंचिंग हो जाएगी, हिंसक लोग हैं, हमले कर देंगे और भारत के अंदर आतंकवादी लोग, यानी भारत को इस तरह से अपमानित कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। उस भारत को, जिस भारत ने दुनिया को सहिष्णुता सिखाई, उस भारत को जिसके विवेकानंद ने जाकर के शिकागो में बताया था, मैं उस भारत देश से आया हूं, उस धर्म से आया हूं जो सबको अपने में समाहित करता है। दुनिया के सताए हुए अत्याचार से लोग जहां आकर के शरण पाते हैं और हम सभी धर्मों को बराबरी के साथ अपने बराबर तुलना करते हैं। जी हां, उस भारत के बारे में यह कहा जिस भारत के उस संत ने जाकर वहां कहा था, भाइयों और बहनों, यानी हम महिलाओं को बहन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहा है? जब हम इसकी समीक्षा करें तो हमें दो तीन चीजें आती हैं। पहली बात कर लेता हूं कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकारों ने जो काम किया है वो ये किया है कि वहां बलात्कार भयंकर तौर पे बढ़ गए, रेप, गैंग रेप, महिलाओं पर हिंसा। और हालत ये है, भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। रोजाना तकरीबन 100 महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं, लड़कियां शिकार हो रही हैं, गैंग रेप का शिकार हो रही हैं। और इसी तरह महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं। जब यह सब कुछ हो रहा हो, तमाम दूसरे देशों से आई महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा हो, जिस तरह से उनके साथ रेप हो जाते हो, और भारत की महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, कहीं छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित ना हो, तो फिर अमेरिका क्या गलत कह रहा है? क्या गलत कह रहा है? जब इस देश में लिंचिंग होने लगे और लिंचिंग के आंकड़े आ जाएं और जो बताए कि किस तरह से भारत के अंदर लिंचिंग हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, तो उसके पूरे आंकड़े हैं, बताते हैं कि भारत के अंदर असल में लिंचर्स का राज हो गया है। और इसका एक आंकड़ा आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल में, यानी एक साल, 947 हेट क्राइम, यानी घृणा के अपराध, नफरत के अपराध हुए। और इसको रिपोर्ट पेश की है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने, और इसमें द ट्विन फाउंडेशन द्वारा जो संयुक्त रूप से रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट में बताया गया है नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले साल में जो ये घटनाएं हुई हैं, 7 जून 2024 से 7 जून 2025 तक, ये वही हैं, यानी 947 घटनाएं हो गई। दर्जनों लोग मार डाले गए, दर्जनों लोग घायल हैं, दर्जनों लोगों के साथ में दूसरे और घटनाएं हुई, कहीं गाड़ी चला दी गई, कहीं घर जला दिए गए, कहीं और तरह से हिंसा हुई। और जब इस तरह से लिंचिंग हो रही हो, घृणा के अपराध हो रहे हो, हिंसा हो रही हो, तो फिर क्या कहेंगे? क्या अमेरिका गलत कह रहा है? क्या हम ये गलत कहेंगे कि दंगे हो रहे हैं? और जब दंगों को देखेंगे तो भारत में दंगे होते नहीं हैं। यहां मुसलमानों के ऊपर एक तरफा हमले होते हैं। हमलों की योजना और क्रियान्वयन कौन करता है? आरएसएस करता है।
हमला मुसलमानों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए होता है, उनको तबाह करने के लिए होता है और उनकी संपत्तियों, उनके काम धंधे पर कब्जा करने के लिए होता है। आरएसएस की पूरी आर्थिक व्यवस्था ऐसी है जहां पूंजीवादियों को मजबूत करने की है, उन्हें छोटे छोटे लोगों के तमाम व्यवसाय और कामों पर कब्जा करा देने की है और दूसरों को गुलाम बना लेने की है और अल्पसंख्यकों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके उस पर कब्जा करने की है। जी हाँ, यही हुआ है और ऐसे ही सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया गया है। कभी भी पहला हमला अल्पसंख्यकों की तरफ से नहीं हुई। सदैव शुरुआत हर हमले की, चाहे जहां पर भी देख लें, चाहे फिरोजाबाद का दंगा याद कर लीजिए, मुरादाबाद का दंगा याद कर लीजिए, मेरठ का दंगा याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर का याद कर लीजिए, मालेगांव का याद कर लीजिए, भिवंडी का याद कर लीजिए, भागलपुर का याद कर लीजिए, किसी की भी बात कर, सब में यही स्थिति। और यह स्थिति क्यों? सावरकर की किताब में 173 नंबर पेज पे दर्ज है कि कैसे कपड़ों बदल बदल के, मुसलमानों के बीच में कपड़े बदल बदल के जाइए और दंगे में पार्ट बनिए और हिंदुओं में आइए फिर कपड़े बदल के कीजिए और इस तरह से करके दंगे भड़काइए और करिए और फिर मारिए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए। तो यह जो सिखाता हो वह समझ सकते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचाना जाता है, क्योंकि ये सावरकर उन्हें बता गए हैं, यही इनकी विचारधारा और यही हिंसा का एक काम करते हैं। जब ये काम करते हैं तो भारत को यह अपमान सहना पड़ता है। इनकी अपनी विचारधारा आरएसएस की क्या है, इसकी बात कर लेता हूं। हेडगेवार की जो है मरण दिवस है, तो उसी पे बात कर रहा हूं कि किस तरह से इनकी पूरी नीति रही है कि ताकतवर जो अत्याचारी हैं उनकी पूजा करो, उनके आगे नतमस्तक हो, उनके आगे सरेंडर करो। यही ये कायराना विचार आरएसएस का जन्म, इसी से आरएसएस जन्म, इसी विचारधारा से। और ये हेडगेवार ने भी अपने उसमें लिखा है, उससे समझ में आता है। और यही बात इनके गुरु गोवालकर ने लिखी है, उससे आता है, और सावरकर से आता है, उनकी माफी वीर बनने की उससे आता है। तो यह आप समझ सकते हैं, जब देश गुलाम था तो ये अंग्रेजों को पूजते थे, उनके आगे सरेंडर रहते थे और उनके आगे सब कुछ करते थे। जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो वहां सरेंडर किए हुए थे। कोंकण इलाके में देख लीजिए, जहां से इनका जन्म होता है, इन यहूदियों का जो चित्पावन ब्राह्मण बन के यहां पर रहे, तो ये उस समय उस सत्ता के आगे सरेंडर किए थे और फिर खेल करते थे। इसी तरीके से आप देखिए, जब देश गुलामी के दौर में था तो ये भगत सिंह के साथ नहीं खड़े होते थे, भगत सिंह को पागल और गलत बताते थे, और ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उन्हें आदर्श बताते थे। इनकी मानसिकता गुलामी की है और इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका और इजराइल जैसे विनाशकारी के कसीदे पढ़ते हैं। जब हमारे देश में इस तरह से हो रहा हो तो सभी जो ये नेता हैं इनके, ये इसी तरीके से करते हैं। भारत को अमेरिका का राष्ट्रपति 17 बार बेइज्जत कर चुका है, नरेंद्र मोदी को बेइज्जत कर चुका है। नरेंद्र मोदी एक बार भी उसे ट्वीट करके गलत नहीं बता सके। उसके आगे सरेंडर है और न जाने क्या क्या कहानी बताते हैं, झूठ बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अमेरिका भी कोई सच नहीं बोलता है, ट्रंप कोई सच्चा आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी भी उससे कम वो नहीं है, ये उसके बड़े हैं। नरेंद्र मोदी डरा के राज करने का काम करते हैं, और ये मुसलमान ये कर देंगे, यहां ये होगा, वो तुम्हारे खेत ले जाएंगे, तुम्हारे गहने ले लेंगे, तुम्हारा ये ले लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, यही सिखाते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप करता है, वो कि ईरान ये आ जाएगा, मुसलमान ये कर देंगे और आपको वो हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, यहूदी मार दिए जाएंगे, उनके धर्म स्थल खत्म कर दिए जाएंगे, और न जाने क्या क्या वो समझाता है। जब इस तरह की स्थितियां हो तो आप समझ सकते हैं कि
कैसे ये पूरे खेल को अंजाम देते, वही आज देश में हो रहा है। इसी कारण हम इस स्थिति में खड़े हैं। हम अपने दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी ने बड़ी ईमानदारी से वह साहस दिखाया जो भारत के अंदर कोई नहीं दिखा सका और भारत के बाहर भी कोई नहीं दिखा पा रहा है। दुनिया का कोई देश और कोई दुनिया का नेता वह नहीं कह पाया, लिख पाया जो सोनिया गांधी ने अखबारों में लेख लिख के कह दिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने बता दिया कि कैसे ईरान हमारा आज का नहीं सदियों का दोस्त है और ईरान ने हमारी कैसे कैसे बुरे वक्त में मदद की है। उन्होंने यह बता दिया कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति आज दिवालियेपन का शिकार है। उन्होंने यह बताने का साहस किया कि भारत को कैसी विदेश नीति अपनानी चाहिए। अभी भी भारत सुधार कर सकता है और दुनिया में सम्मान पा सकता है जो सम्मान उसका छीना गया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने वो सारी चीजें दस्तावेजी तरीके से बताई। वह लेख अपने आप में अनूठा है। यह साहस किसी नेता का नहीं और भाजपा से और उनके नेताओं से तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। यहां तो गाली खा करके, देश की भी बेइज्जती सह करके, देश को नीचा दिखा करके सिर्फ अपने लिए, अपने पूंजीपतियों के लिए और अपने उसके लिए जीते। क्यों? अपनी सत्ता सिर्फ चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। भारत को कर्ज में ढकेल दीजिए, बैंकों से जो रिजर्व फंड है वो सब उठा लीजिए, कुछ भी करिए, देश का निर्माण नहीं हो रहा है। देश को तोड़ा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कायरों की तरह हम सवाल नहीं पूछ पाते कि 2 महीने हो गए पहलगाम में आतंकी हमला हुए, जिन 4 आतंकियों ने वह घटना अंजाम दी वो कहां है? उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो हमारे 28 नागरिक जो मारे गए उस पर क्या हुआ? और जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई उससे जो हमारे नागरिक मारे गए दर्जनों, उसका क्या हुआ? हमारे जो दर्जनों सैनिक मारे गए उसका क्या हुआ? और आपने जो वहां पर मिसाइल हमला किया उसमें कौन सा एक आतंकी मारा गया, उसी का नाम बता दीजिए जो आपकी लिस्ट में हो। नहीं बता पाएंगे क्योंकि असल में कुछ नहीं किया गया। ये मिला जुला ड्रामा खेला गया, भारत के साथ धोखा किया गया, भारत को बेइज्जत किया गया। आज दुनिया में भारत बेइज्जत हो रहा है, अमेरिका लगातार बेइज्जत कर रहा है। वो पाकिस्तान के उस दुर्दांत, उस अपराधी आतंकियों को संरक्षण देने वाले आसिफ मुनीर को बुलाता है और उसके साथ में दावत उड़ाता है और हमें उपदेश देता है। इधर हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलने के लिए उड़ीसा में जाके कहता है, 3 दिन बाद जाता है और कहता है कि नहीं मैं वहां इसलिए नहीं गया कि वहां से होके आता तो आपके पास नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाते? टोटल 6 घंटे में सब काम करके आ सकते, वो भी आराम आराम। तो यह स्थिति है, आपको झूठ में फंसाया जाता है, आपको समझाया जाता है, बरगलाया जाता है। और फिर उधर देखिए हमारा प्रधानमंत्री कनाडा भी हमें बेइज्जत कर रहा है। वो G7 की मीटिंग से निकलते ही कहता है कि भारत अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और जिस तरह से वो कर रहा है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है, उस पर मुकदमा चलना चाहिए। यानी आप करने क्या गए थे? कौन सी आपकी कूटनीति थी? कौन सी विदेश नीति थी? आपने उस दिवालियेपन में ढकेल दिया है। आप झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं, यही सिर्फ करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आपको जनता नहीं जिताती है, आप चुनाव चोरी करते हैं, डाका डालते हैं। और जो राहुल गांधी ने कहा वो सच साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का, मोदी का नेक्सस जो है, ये नेक्सस कब्जा किए हुए, इसी ने इस देश के तमाम सारी उन चीजों पे कब्जा कर लिया है जो भारत के नागरिकों का हक है।
और इसको उन्होंने जो बताया और जिस तरीके से उन्होंने इस मैच फिक्सिंग के पूरे डेटा दिए, एक बार नहीं, महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिए थे, हरियाणा के भी डेटा दे दिए और तमाम सारे दे दिए। चुनाव आयोग उनका जवाब नहीं दे पाता है। भाजपा को और अपने को बचाने के लिए कानून बदलता है, कभी कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, कभी कि 45 दिन बाद के पहले ही सारा डेटा डिलीट कर देंगे 45 दिन पे, और आप चिल्लाते रहिए, मांगते रहिए, आपको डेटा दिया नहीं और बाद में कहेंगे हमने तो डिलीट कर दिया। आज तक नहीं दिया है महाराष्ट्र का, आज तक नहीं दिया है हरियाणा का, और जब ये होगा। लेकिन तकलीफ यहां से ज्यादा है। तकलीफ इस बात की है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यदि गुनाह कर रहा है तो वहां की जनता सड़कों पर निकल के उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। वो उसे बता रही है कि तुम गुनाह कर रहे हो, गलत कर रहे हो, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। भारत की जनता भी उस विचारधारा के प्रभाव में कायरों की तरह से घर में घुसी हुई। भारत का नागरिक निकल के नहीं कह रहा है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, मैं अकेला ही बोलूंगा। मैं तो बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं। लेकिन क्या इस देश की और जनता बोल रही है? मुझ पे तमाम एफआईआर हो गई, तमाम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई कर दी, मैं नहीं डर रहा। लेकिन कायरों की जमात तो डरती है ना, माफी वीर और क्या करेंगे। तो ये वही लोग और उन लोगों के जाल में आप फंसे हुए हैं। आपको फंसाए रखने के लिए धर्म के नाम का आडंबर होगा, झूठ बोला जाएगा, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, और आपको किस तरह की छवि से दुनिया में देखा जाएगा। जब आप दुनिया में जाएंगे तो क्या कहा जाएगा? अरे ये बलात्कारियों के देश से आए हैं, ये हिंसक लोगों के देश से आए हैं, ये आतंकियों के देश से आए हैं। पाकिस्तान को आतंकी देश नहीं घोषित हुआ, भारत को आतंकी बता दे रहा है। पाकिस्तान और वहां पर जो व्यभिचार हो रहे हैं उस पर बात नहीं होगी, भारत की बात कही जाएगी, लिंचर कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने यही बना दिया है, इसलिए हमें झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने, आप याद करिए, झारखंड चुनाव के वक्त में अब से करीब करीब 8 साल पहले कहा था, 9 साल पहले, कि जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, भारत को रेप स्टेट बना दिया है। आज वह बात अमेरिका साबित कर रहा है, आंकड़ों से साबित कर रहा है और अपने लोगों को ताकीद कर रहा है। हम उसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं। यदि हमने राहुल गांधी की बात मान करके उस पर काम कर लिया होता तो शायद आज हमारे ऊपर इतना बड़ा दाग नहीं लगता। हम अपने लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं, चुनाव चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट और समेत तमाम कोर्ट आज सरकार के आगे सरेंडर है। हमारे देश के आज तमाम सारे इंस्टीट्यूशन सरेंडर है, हमारे देश का तमाम मीडिया सरेंडर है, हमारे देश के नागरिक सरेंडर है और सरकार तो सरेंडर है ही। तो आखिर हम बचे कहां? हमने वह किया नहीं, पूंजीपतियों के आगे छोटे छोटे व्यापारी सरेंडर, इनको भी अपनी परवाह नहीं है, तो कोई क्या करेगा? सोचिए, हमने गुलाम देश बनाने के लिए 7.5 लाख लोगों की शहादतें नहीं दी थी आजादी के आंदोलन, देश को स्वतंत्र और संप्रभु बनाने के लिए दी थी। आज गुलाम बनाया जा रहा है। इस दाग को लेके कब तक जिएंगे आप? जय